इकोनॉमी पार्ट 9 में हमने करा था इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से रिलेटेड जितने भी पास्ट ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं इन एसएससी सीजीएल और अदर एग्जाम्स, उनके सारे क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स सफर द मोस्ट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन? डेप्टर्स, क्रेडिटर्स, बिजनेस क्लास, होल्डर्स ऑफ रियल एसेट्स। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं। आई टोल्ड यू, जब मैं इन्फ्लेशन पढ़ा रहा था, इन्फ्लेशन पढ़ाते टाइम आई सेड कि दो तरह के लोग होते हैं, एक मनी लैंडर्स जो मनी आपको देते हैं, दूसरे होते हैं मनी बोरोवर्स। ठीक है, मनी बोरोवर्स को हम बोलते हैं डेप्टर्स, जो पैसे बोरो करते हैं, जो मनी लैंड करते हैं दूसरों को, दोज आर कॉल्ड क्रेडिटर्स। अच्छा, आई टोल्ड यू इन्फ्लेशन में नुकसान में कौन जाता है? मनी लैंडर्स, और फायदे में कौन जाता है? डेप्टर्स। आई गिव यू रीज़न वाई। सपोज मेरे पास मैंने 100 रुपीज़ बोरो करे थे एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब इन्फ्लेशन नहीं थी, यानी जब प्राइसेस चीज़ों के बढ़ नहीं रहे थे, 50 रुपीज़ का एक बैट आता था, सो आई कुड बाय 2 बैट्स। तब मैंने 100 रुपीज़ लिए थे, मैंने दो बैट खरीद लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अच्छा, अब कुछ महंगाई बढ़ गई और स्टिल आई हैव टू रिटर्न 100 रुपीज़, बट जब महंगाई बढ़ गई, अब बैट का प्राइस कितना हो गया? 100 रुपीज़। तो अब मैं कितने बैट खरीद सकता हूँ? उन 100 रुपये में एक। तो जब मैंने लिया था उससे उधार, तब मैं 2 बैट खरीद पाया था, राइट। अब मैं जब उसको वापस दूंगा तब मैं कितना खरीद सकता हूँ? सिर्फ एक ही खरीद सकता हूँ, क्योंकि बैट का प्राइस क्या कर गया? इंक्रीज कर गया बाय 50 रुपीज़। सो यहाँ पे किसको नुकसान हुआ? क्रेडिटर को। तो इन्फ्लेशन में हमेशा नुकसान में कौन जाता है? मनी लैंडर और क्रेडिटर्स। ओके, let's move on to next question. When too much money is chasing too few goods, the situation is okay. अच्छा, इन्फ्लेशन की बात करते हैं आगे। इन्फ्लेशन में क्या होता था? आई टोल्ड यू कि एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर दैन एग्रीगेट सप्लाई, राइट। एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर दैन एग्रीगेट सप्लाई, आई गॉट इट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बताओ, जब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगी दैट मीन्स आपके पास क्या है? मनी है। ठीक है, मनी क्या है? सबके पास ज़्यादा होगी, टू मच मनी होगी ना, सबके पास ज़्यादा होगी, तभी तो सबके पास ज़्यादा पैसा है, तो उनकी डिमांड बढ़ गई है सबकी। और ये किससे ज़्यादा है? सप्लाई से। सप्लाई में क्या आ जाती है? यानी हमारी गुड्स। तो यहाँ पे हमारी टू मच मनी इज़ ग्रेटर देन क्या है? गुड्स। सो व्हेन टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स, सामान क्या है? सिर्फ लिमिटेड है, और मनी क्या है? टू मच है। तो ये किस कंडीशन में होता है? इन्फ्लेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवैल्यूएशन यूजुअली कॉजेज द इंटरनल प्राइसेस टू। देखो, आई विल गिव यू अ रीज़न ऐसा क्यों होता है। अच्छा, रिमेन्स अनचेंज्ड होती है। व्हेन वी डिवैल्यू आवर करेंसी, जब डिवैल्यूएशन होता है करेंसी का, तो हमारा एक्सपोर्ट, जो हमारा एक्सपोर्ट हो जाता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। देखो, एक्सपोर्ट इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हमारी करेंसी ड्रॉप कर जाती है दूसरी करेंसीज के रेट में। जैसे अगर हमारे पहले एक डॉलर में 50 रुपीज़ होते थे, जब हम अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर देंगे तो अब हमारे $1 के बदले हमें उन्हें 60 रुपये देने पड़ेंगे। ये डिवैल्यूएशन होता है। इसकी वजह से क्या करेगा? वो ज़्यादा अपनी कंट्री में इंपोर्ट कराने लगते हैं दूसरे लोग, तो हमारा एक्सपोर्ट क्या करेगा? बढ़ जाएगा हमारा एक्सपोर्ट। लेकिन हमारे जो इंटरनल प्राइसेस है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान से देना कि डिवैल्यूएशन के साथ आपका क्या पूछ रहा है, वो इंटरनल पूछ रहा है कि एक्सटर्नल पूछ रहा है। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आता। अच्छा, द बेस्ट मेजर टू एसेस अ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। आई टोल्ड यू, जो मैंने पढ़ाया था ये कहीं पे, आई डोंट रिमेंबर कहाँ पर पढ़ाया, बट आई टोल्ड यू कि जब जीडीपी की बात होती है, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर करने के लिए या फिर आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग निकालने के लिए किसी कंट्री की, हम किसको देखते हैं? हम देखते हैं पर कैपिटा इनकम एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस को। ये पढ़ाया हुआ है मैंने, आई डोंट नो किस वीडियो में पढ़ाया, बट मैंने पढ़ाया ये। इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर चेकिंग इन्फ्लेशन टर्म टेम्पररली। ओके, इन्फ्लेशन को टेम्पररली चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो, इन्फ्लेशन की बात करते हैं। इन्फ्लेशन में वी नो एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, यानी लोगों के पास क्या है? मनी ज़्यादा है, दैट मीन्स टू मच मनी। अगर मैं मार्केट से पैसे ही खींच लूँ, जैसे सपोज आप पहले 1000 रुपये स्पेंड करते थे, अब मैं क्या कर दूँ? मैं टैक्सेस बढ़ा दूँ, आपकी सैलरी थोड़ी कम कर दूँ, तो उससे क्या होगा? आपके पास 1000 रुपये के बदले आपके पास कितने बचेंगे? सपोज 500 रुपीज़ बचेंगे। तो आपके पास, यानी ओवरऑल मैं क्या कर रहा हूँ? मैं आपकी जो डिमांड है वो कम कर रहा हूँ, क्योंकि आपसे पैसे खींच लूँगा, आपके पास पैसे ही नहीं होगा तो आप चीज़ें कहाँ खरीदने जाएंगे? आपकी डिमांड कम हो जाएगी। ये सब मैं कब करूँगा? जब मैं मनी सप्लाई मार्केट में क्या कर दूंगा? डिक्रीज़ कर दूंगा। कि पहले 1000 रुपये होते थे, अब मैं मार्केट में सिर्फ 500 रुपीज़ लाऊंगा। वो मेरे अलग मेजर्स है, मैं कैसे भी लाऊं। तो हम उसको टेम्परेली कैसे चेक कर सकते हैं?
बाय डिक्रीजिंग द मनी सप्लाई। सेकेंड ऑप्शन। ओके, व्हेन एग्रीगेट सप्लाई एक्सीड्स एग्रीगेट डिमांड। अच्छा, जब एग्रीगेट सप्लाई एक्सीड्स एग्रीगेट डिमांड, ये कब होता था हमारा, किस कंडीशन में होता था, डिफ्लेशन में होता था। ठीक है, तब हमारी डिफ्लेशन में क्या होते थे, डिफ्लेशन में प्राइसेस क्या करते हैं, गिरते हैं। ठीक है, या फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं डिफ्लेशन के केसेस में हमारी, अच्छा डिफ्लेशन का केसेस देखते हैं एग्रीगेट, अच्छा यहीं पे देख लेते हैं, कहाँ गया, ओके डिफ्लेशन का केस में ये चल रहा है। अच्छा, जब हमारी सप्लाई ज़्यादा होगी तो हमारे पास गुड्स क्या करेंगे, वो एक्यूमुलेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, गुड्स क्या करेंगे, वो एक्यूमुलेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो हमारी सप्लाई है वो ज़्यादा है डिमांड से। सपोज करें 5 वाटर बॉटल्स की डिमांड है और हमारे पास 10 वाटर बॉटल्स है, तो यानी 5 हमारे क्या पास क्या है, एक्सेस है। तो यहाँ पे क्या होएगा, व्हेन एग्रीगेट सप्लाई एक्सीड्स एग्रीगेट डिमांड, इन्वेंट्रीज एक्यूमुलेट, जो हमारे पास सामान होते हैं वो हमारे पास इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, डिवैल्यूएशन मेक्स इम्पोर्ट। अच्छा देखो क्या होता है डिवैल्यूएशन में, इससे पहले ही हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, व्हाट इज़ डियर मनी। डियर मनी मैंने पढ़ाया भी नहीं और ये शायद कहीं पे हम पढ़ेंगे भी नहीं, मिसलेनियस में शायद पढ़ा दूँ चीप मनी एंड डियर मनी क्या होता है। डियर मनी वो मनी होती है जो हम कैसे बोरो करते हैं, डियर मनी इज़ दैट मनी जो हम लेते हैं हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेते हैं। अब हमें डियर मनी आ गया समझ, तो अब हमें डियरर का मतलब समझ आएगा। अब वापस इस क्वेश्चन में आते हैं, डिवैल्यूएशन मेक्स इम्पोर्ट। इम्पोर्ट क्या करता है, देखो हमने डिवैल्यूएशन कर दिया करेंसी का, राइट। जब हम डिवैल्यूएशन करेंगे, आई टोल्ड यू कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि $1 के बदले अगर हम पहले 50 रुपये देते थे, नाउ वी हैव टू गिव 60 रुपीज़ इन रिस्पॉन्स टू $1। अब इससे देखो कि हमारी जो रुपये की वैल्यू है वो कम हो गई। ठीक है, जब हम उनको ज़्यादा रुपये दे रहे हैं यानी हमारे रुपये की वैल्यू कम हो गई। अब उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा इंपोर्ट होगा ना वो हमारा डियरर हो जाएगा, यानी वो हमारा क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो, पहले हम मान लो $2 का, हम $2 का इंपोर्ट कराते थे। ठीक है, हम $2 का इंपोर्ट कराते थे, तो हम उन्हें पहले कितने रुपए देते थे, वी हैव टू गिव देम 100 रुपीज़। बट जब हम सेम $2 का इंपोर्ट कराएंगे, सो नाउ वी हैव टू गिव देम 120 रुपीज़। तो इसकी वजह से क्या हो गया, मेक्स इम्पोर्ट डियरर, वो महंगा कर देता है इम्पोर्ट को, राइट, ये रीज़न है। अच्छा ये भी हो गया। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेटर मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट, एज आई टोल्ड यू पर कैपिटा इनकम, PPI, पर कैपिटा, सॉरी PCI, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम PCI सबसे अच्छा मेजर है किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने का। इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन एग्रीगेट सप्लाई। अच्छा, इन्फ्लेशन कब होता है, व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज लेस देन एग्रीगेट डिमांड। डिमांड आपकी ज़्यादा होती है इन्फ्लेशन के कंडीशन में सप्लाई से ज़्यादा, तो हमारे प्राइसेस क्या करते हैं, इन्फ्लेशन में बढ़ जाते हैं। ऐसे में क्या होगा, व्हेन एग्रीगेट सप्लाई लेस देन एग्रीगेट डिमांड, सप्लाई हमारी किससे कम है, डिमांड से, सेकंड ऑप्शन। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ क्योरिंग इन्फ्लेशन बाय रिड्यूसिंग मनी सप्लाई इज कॉल्ड। अच्छा देखो यहाँ पे शायद मैं भूल गया पढ़ाना, ये हमारा इन्फ्लेशन है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा डिफ्लेशन है। तो इन्फ्लेशन को अगर मैं ठीक करने जाऊँ, इन्फ्लेशन को अगर मैं ठीक करने जाऊँ तो मुझे डिसइन्फ्लेशन करना पड़ेगा, ठीक है, और अगर मैं डिफ्लेशन को, इन्फ्लेशन को ठीक करने जाऊँ तो मेरे को डिसइन्फ्लेशन करना पड़ेगा, और मैं ज़्यादा ही कर दूंगा तो मैं डिफ्लेशन की तरफ चला जाऊँगा। अगर मैं डिफ्लेशन को ठीक करने जाऊँ तो मैं इन्फ्लेशन की तरफ जाऊँगा, और डिफ्लेशन को ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिफ्लेशन। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, द प्रोसेस ऑफ क्योरिंग इन्फ्लेशन बाय रिड्यूसिंग मनी सप्लाई, इस मेथड को हम क्या नाम देते हैं, डिसइन्फ्लेशन, ठीक है। ओके, व्हेन टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स, as we already discussed, inflation is the condition. The term stagflation refers to a situation where stagflation बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। मैंने जब पढ़ाया था इन्फ्लेशन में स्टैगफ्लेशन की कंडीशन, देन आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। बट यहाँ पे एक दिक्कत ये आती है, ऑप्शंस को वेरी करेगा, हर बारी आपसे सेम क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ऑप्शंस को चेंज कर देगा। ऑप्शन फर्स्ट देखो, ग्रोथ हैज़ नो रिलेशन विद द चेंजेस इन प्राइस, ठीक है, रेट ऑफ ग्रोथ एंड प्राइसेस बोथ आर डिक्रीजिंग, रेट ऑफ ग्रोथ इज फास्टर देन द रेट ऑफ प्राइस इंक्रीज, ठीक है, एंड रेट ऑफ ग्रोथ इज स्लोअर देन द रेट ऑफ प्राइस इंक्रीज। अच्छा,
स्टैगफ्लेशन की अगर मैं बात करता हूँ, इफ़ आई डिस्कस अबाउट स्टैगफ्लेशन, आई टोल्ड यू इन्फ्लेशन होएगा प्लस रिसेशन आएगा। अच्छा, रिसेशन में तो ग्रोथ होती नहीं है, रिसेशन में ग्रोथ होती नहीं है, और इन्फ्लेशन में प्राइसेस क्या करते हैं, हमारे बढ़ते जाते हैं। थर्ड ऑप्शन को देखूँ मैं, रेट ऑफ ग्रोथ इज़ फास्टर देन द रेट ऑफ प्राइसेस, रेट ऑफ ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, ये ऑप्शन गलत हो गया। अच्छा, इसके बाद फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, द रेट ऑफ ग्रोथ इज स्लोअर देन द रेट ऑफ प्राइस इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज कर रही है और रेट ऑफ ग्रोथ तो हो ही नहीं रही है, तो यानी कंडीशन क्या अप्लाई होती है कि ग्रोथ हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है, बट प्राइसेस क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। ये कंडीशन मेरी अप्लाई हो जाती है यहाँ पे स्टैगफ्लेशन जो हमने पढ़ा था थ्योरी में। तो इफ़ आई चूज़ फोर्थ ऑप्शन, ये मेरा ठीक हो जाएगा, रेट ऑफ ग्रोथ इज स्लोअर देन द रेट ऑफ प्राइस इंक्रीज। आगे चलते हैं, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी लीड्स टू, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी लीड्स टू। अच्छा, यहाँ पे देखो, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी में एक्सपेंशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड, सॉरी एक्सपेंशन ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड, हाँ एक्सपेंशन तो होता है हमारा फॉरेन एक्सपोर्ट ट्रेड का, कंट्रैक्शन ऑफ इम्पोर्ट ट्रेड, ठीक है ये भी ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन। अब हम सब्सिट्यूट भी करने लगते हैं चीज़ों को। फॉर एग्जांपल अभी मैंने बताया था कि अगर हम $2 का करते थे, हम 100 रुपीज़ देते थे, अब हमने आफ्टर डिवैल्यूएशन हमें 120 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग 120 रुपीज़ हम सब्सिट्यूशन ढूंढने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होएगा, ऑल ऑफ दी अबव, तीनों ही चीज़ें होती है डिवैल्यूएशन के टाइम पे। अच्छा, ग्रीन बैंकिंग मीन्स डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री बाय बैंक्स, फाइनेंसिंग ऑफ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स बाय बैंक्स। ग्रीन बैंकिंग का मतलब ये होता है, देखो ग्रीन बैंकिंग की अगर मैं आपको एक बात करते, ग्रीन बैंकिंग होती क्या बेसिकली, ग्रीन बैंकिंग का जो एम होता है, ग्रीन बैंकिंग का जो पहली बात तो जो ग्रीन बैंक्स होते हैं आपके, वो नॉर्मल बैंक्स की तरह ही होते हैं, वो नॉर्मल बैंक्स की तरह ही होते हैं, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी बात कि जो उनका एम होता है ना ग्रीन बैंक्स का, उनका एम होता है टू प्रोटेक्ट द environment एंड नेचुरल रिसोर्सेस। और इसके अलावा ये पहली बात तो नॉर्मल बैंक्स होते हैं, ग्रीन बैंकिंग जो ग्रीन बैंक्स होते हैं इनको हम एथिकल बैंक्स के नाम से भी जानते हैं, और एथिकल बैंक्स के अलावा वी ऑल्सो कॉल देम सस्टेनेबल बैंक्स, राइट। ओके, डिसइन्वेस्टमेंट में क्या करती थी गवर्नमेंट, जो अपने गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होती थी उसको सेल कर देती थी। डिसइन्वेस्टमेंट में हमने पढ़ा था दो चीज़ें होती थी वहाँ पे, एक माइनॉरिटी सेल, एक मेजोरिटी सेल, ठीक है। माइनॉरिटी में वो मैक्सिमम कितना बेच सकते थे, 49%, और मेजोरिटी सेल में उन्हें मिनिमम 51% सेल करना पड़ता था। तो बेसिकली गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होती थी वो उसको सेल करते थे। तो डिसइन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, ऑफलोडिंग ऑफ गवर्नमेंट शेयर्स टू प्राइवेट कंपनीज। जो गवर्नमेंट अपने शेयर्स होते हैं वो किसको बांट देती है, प्राइवेट कंपनीज को सेल कर देती है बेसिकली। अच्छा, चीप मनी मीन्स, अभी हमने पढ़ा था डियर मनी इज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिमिलरली चीप मनी क्या हो जाएगी यहाँ पे, चीप मनी विल बी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑप्शन 1 लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ इन्फ्लेशन टैक्स रेट शुड, हमने डिस्कस करा था ये भी, इन्फ्लेशन के टाइम पे एग्रीगेट डिमांड इज ऑलरेडी ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है मीन्स लोगों के पास क्या है, टू मच मनी। अगर मैं उनकी जो सैलरी है, बेसिक सैलरी पे टैक्स इंक्रीज़ कर दूं, मान लो 1000 रुपीज़ उनकी सैलरी है और देन पहले वो देते थे 200 रुपीज़ टैक्स, तो उनके पास इन हैंड कितना आता था, 800 रुपीज़। बट अगर मैं 1000 रुपीज़ उनकी जो पहले से सैलरी है उस पर टैक्स कर देता हूँ 500 रुपीज़, तो डिडक्ट होके अब कितना आएगा, 500 रुपीज़। जब 500 रुपीज़ आएगा उनके पास, पहले 800 आते थे, 300 रुपीज़ क्या आएंगे, कम। जब 300 रुपीज़ कम आएंगे तो उनके 300 रुपये खर्च करने की पावर कम होगी, दैट मीन्स उनकी क्या होगी, डिमांड कम होगी। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे हमें क्या बढ़ाना चाहिए, टैक्स रेट शुड इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लेशन रीडिस्ट्रीब्यूट्स इनकम एंड वेल्थ इन फेवर ऑफ रिच,
बिजनेस क्लास। क्यों? 100 रुपये की चीज़ है, सपोज आप बेड खरीदने गए, 100 रुपये का आता था, कौन प्रोड्यूस कर रहा है? रिच लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर बिजनेस क्लास प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब जैसे ही इन्फ्लेशन आया तो ये 100 रुपये का बेड कितने का हो जाएगा? सपोज करें ये हो गया अब यहाँ पे 200 का, 100 रुपीज़ का बेड 200 का हो गया। इस बिजनेस क्लास पे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो जो इन्फ्लेशन होती है वो रिडिस्ट्रीब्यूट इनकम एंड वेल्थ किसके फेवर में करती है? हमेशा रिच के फेवर में करती है। उसके बाद एन इंडिविजुअल्स एक्चुअल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैन बी असेस्ड बाय पर कैपिटा इनकम। किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी इंडिविजुअल की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैन बी असेस्ड बाय पर कैपिटा इनकम, PCI। नेक्स्ट, डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर इसको देखो, पब्लिक सेक्टर हमेशा होता है गवर्नमेंट का, जैसे आपने सुना भी होगा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कोई मेरा इंडिविजुअल किसी का होता नहीं है, प्राइवेट कंपनीज का। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट किसका होता है? हमेशा गवर्नमेंट का। जब हम उसका डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं यानी उसको बेच देते हैं तो हम क्या करते हैं? प्राइवेटाइजेशन। क्योंकि जैसा मैंने आपको DTC का एग्जांपल दिया था, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जो बसेस चलती थी, उसमें गवर्नमेंट ने क्या करा था? अपना जो स्टॉक था कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर सेल कर दिए थे, प्राइवेट कर दिए थे। यानी किसको सेल कर दिए थे? प्राइवेट कंपनी को। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्राइवेटाइजेशन। इसके बाद बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट डेफिसिट फाइनेंसिंग विल सर्टेनली लीड टू। अच्छा, यहाँ पे इन्फ्लेशन होता है, ये आई विल गिव यू अ रीज़न व्हाई। देखो, डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या है? देखो, जब कोई भी गवर्नमेंट एक ऐसी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दे जिसमें वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग यानी जो सरकार के खर्चे हैं वो किससे ज़्यादा करे देन गवर्नमेंट रिसीविंग से। यानी गवर्नमेंट को जितना मिल रहा है वो उससे ज़्यादा अगर खर्च करना लगे तो उसमें क्या होगा? वो डेफिसिट में चली जाएगी। और जब गवर्नमेंट डेफिसिट में चली जाएगी तो प्राइसेस क्या होंगे? सारी चीज़ों के बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। जब गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी तो इकोनॉमिक कंडीशन उस कंट्री की कैसी हो जाएगी? इन्फ्लेशन, प्राइसेस बढ़ने लगेंगे सारी चीज़ों की। द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स अराइजेज फ्रॉम। अच्छा, ये देख लो यहाँ पे क्या होता है। एक हमारी थ्योरी है, देयर इज अ थ्योरी कॉल्ड थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। देयर इज अ थ्योरी कॉल्ड थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। वो बोलती है कि जब भी देयर इज स्केर्सिटी of resources, whenever there is scarcity of resources, तो उस कंट्री में क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी? इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, पहली कंडीशन ये। या फिर अगर मैं आपसे बात करूं कि ऐसा अगर हो जाए, रिसोर्सेज की स्केर्सिटी हो, या फिर जो डिमांड्स होती है ज़्यादा हो जाए, किससे? जैसे जो डिमांड्स ज़्यादा हो जाए किससे? एक्चुअल प्रोडक्शन से। जैसे कि ऑप्शन 3 बोलता है मोर वॉन्ट्स एंड लेस गुड्स। देखो, अगर यहाँ पे स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज होता ना गुड्स की जगह, तो हमारा सेकंड ऑप्शन होता। पहले इसको देखना, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज गिवन है। अगर ऐसा नहीं होता देन इस ऑप्शन को टिक करना, मोर वॉन्ट्स एंड लेस गुड्स। ठीक है, इस चीज़ से इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इन अ पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन एंड प्राइस राइज द सप्लाई ऑफ मनी। अच्छा, एक चीज़ बताओ, इन्फ्लेशन चल रही है, ठीक है, उसके बाद इन्फ्लेशन में आई नो प्राइस राइज करते हैं, सप्लाई ऑफ मनी क्या होती है? इंक्रीज हो रही होती है। क्यों? आई विल गिव यू अ रीज़न। एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, प्राइस बढ़ रहे हैं ना चीज़ों के। क्यों बढ़ रहे हैं? लोगों के पास पैसा है। जब सप्लाई ऑफ मनी क्या है? बढ़ी हुई है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। इन चीज़ों को ध्यान रखना। अगर यहाँ पे होता है ना मेजर्स टू कंट्रोल दिस, अगर यहाँ पे इंस्टेड ऑफ द सप्लाई ऑफ मनी की जगह पूछता मेजर टू कंट्रोल दिस द सप्लाई ऑफ मनी शुड,
तो हम करते डिक्रीज, जो सप्लाई ऑफ मनी मार्केट से कम करनी चाहिए। लेकिन ये ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन पूछ रहे हैं, इन्फ्लेशन के टाइम पे जब प्राइस बढ़ रहा होता है तो सप्लाई ऑफ मनी क्या होती है, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ी हुई होती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइजेज मेनली ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, जब रिसोर्सेज की कमी पड़ जाएगी तब इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक प्रॉब्लम बननी स्टार्ट हो जाती है किसी भी कंट्री के अंदर। ओके, द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया आफ्टर इट्स नेशनलाइजेशन केम टू बी नोन एज, देखो इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था पहली बात तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे, ब्रिटिशर्स के टाइम पे, ठीक है। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनलाइज करा इन द ईयर 1955। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब इसको नेशनलाइज करा सो इसको हमने बनाया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सेकंड ऑप्शन, इन्फ्लेशन कैन बी चेक्ड बाय, देखो इन्फ्लेशन, प्राइसेस बढ़ गए, डिमांड इज ग्रेटर दैन सप्लाई, लोगों के पास ज़्यादा पैसा है तभी डिमांड ज़्यादा है। अब यानी उनके पास क्या है, टू मच मनी, टू मच मनी। अगर मैं उनके पास से पैसे खींच लूँ तो ठीक है, पैसा अगर मैं उनसे यानी उनकी मनी उनसे थोड़ी रिड्यूस कर दूँ, जब उनकी मनी थोड़ी मैं रिड्यूस कर दूँगा तो यानी उनकी क्या होगी, एग्रीगेट डिमांड थोड़ी सी कम हो जाएगी। पहले अगर इतनी थी, सॉरी पहले अगर उनकी डिमांड इतनी थी और मैं इतनी सी रिड्यूस कर दूँ तो अब सिर्फ इतनी बची। जब इतनी बची तो ये सप्लाई के बराबर आ जाएगी, जब सप्लाई के बराबर आ जाएगी तो चीज़ों के प्राइसेस क्या हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। तो यानी अगर मैं मार्केट से पैसा खींच लूँ तो इन्फ्लेशन कैन बी चेक बाय डिक्रीजिंग मनी सप्लाई, जो मार्केट में पैसा है, जो मनी सप्लाई है मैं उसको कम कर दूँ। स्टैगफ्लेशन इज अ सिचुएशन ऑफ, स्टैगफ्लेशन इज अ सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन प्लस रिसेशन, इन्फ्लेशन प्लस रिसेशन। तो यहाँ पे क्या होएगा हमारा स्टैग्नेशन, यानी रिसेशन चल रहा है वहाँ पे, स्टैग्नेंट हो गई है पोजीशन, इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही, ग्रोथ ही नहीं हो रही है, प्लस इन्फ्लेशन है, प्राइस राइज भी है। थर्ड ऑप्शन, ओके, डिफ्लेशन इज अ सिचुएशन इन विच, डिफ्लेशन इज अ सिचुएशन इन विच, अच्छा डिफ्लेशन में होता क्या है, डिफ्लेशन की बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ मनी इज फॉलिंग, वैल्यू ऑफ मनी इज फॉलिंग, value of money is falling, can we say that? I don't think so. The prices of goods is increasing, नहीं ये तो नहीं है, क्यों, prices of goods किस में increase करते हैं, इन्फ्लेशन में increase करते थे। The value of money is increasing, the price level is stagnant, stagnant तो नहीं है, ये stagflation में होता है। ओके, ये दो कंडीशन हट गई हमारे पास। अब ऑप्शन देखते हैं फर्स्ट एंड थर्ड। अच्छा डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन लिख देते हैं यहाँ पे, जो इन्फ्लेशन में होएगा उसका रिवर्स होएगा। देखो इन्फ्लेशन में डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, प्लस आपके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, आपके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब जो आपकी मनी की वैल्यू है, यानी जो आपकी मनी की वैल्यू है वो कम हो रही है। क्यों कम हो रही है, आई विल गिव यू रीज़न। कम इसलिए हो रही है कि सबके पास पैसा है और प्राइसेस बढ़ते जा रहे। तो वही जो 50 रुपीज़ का बैट था वो 100 रुपीज़ का बैट हो गया, तो आपकी जो वैल्यू ऑफ मनी है वो क्या हो गई, कम हो गई। लेकिन वो इन्फ्लेशन के केस में हुआ ना, तो जो वैल्यू ऑफ मनी कम हो रही थी वो डिफ्लेशन के केस में वैल्यू ऑफ मनी क्या आ जाएगी, बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर थर्ड। तो बहुत बार ऐसा भी हो जाता है, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सो ट्राई टू पुट योर बेसिक्स, तो क्वेश्चन हो जाएगा, लॉजिक लगाने की ट्राई करें। स्टैगफ्लेशन रेफर्स टू अ सिचुएशन विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय, देखो स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, रिसेशन प्लस इन्फ्लेशन। सो आई नो पहले दो ऑप्शन तो गलत है क्योंकि इनमें इन्फ्लेशन ही नहीं है, सो आइदर थर्ड और फोर्थ विल बी माय आंसर। अच्छा, रिसेशन के टाइम पे मंदी छाई हुई है, लोगों में क्या बढ़ जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी रिसेशन के टाइम पे पीक पर होती है अपने। तो आर आंसर इज इन्फ्लेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट विच इज़ आर फोर्थ ऑप्शन। इन्फ्लेशन भी है, प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद इन्फ्लेशन इज कोज्ड बाय, inflation is caused by, inflation में is what happens, aggregate demand is greater than aggregate supply, aggregate demand ज़्यादा किससे है, supply से। ऑप्शन देखते हैं, increase in money supply and decrease in production। हाँ, क्यों,
देखो मनी सप्लाई ज़्यादा है तभी तो डिमांड ज़्यादा है, और डिक्रीज़ इन प्रोडक्शन यानी प्रोडक्शन इनसफिशिएंट है या इनएडिक्वेट है, तभी तो हमारी डिमांड उसको क्या कहते हैं उससे ज़्यादा हो गई है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए आवर ऑप्शन विल बी फर्स्ट. So guys, this is the end of economy part 10. If you like the video, press the like button. Thank you so much guys.